आज का टॉपिक बेटा हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, सॉरी बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और आपको मैंने उसका एटॉमिक मॉडल भी बताया था, उसके डिफेक्ट्स भी बताए थे, सारी चीज़ें बताई थी। बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की खामियां और खराबियां पता होनी चाहिए। अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की हमें खामी और खराबी का इल्म नहीं है तो हम बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मैं एक मरतबा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। तो रदरफोर्ड साहब ने के एटॉमिक मॉडल पे पहला ऑब्जेक्शन तो ये आया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल्स ऑन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिरता? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिरता? पहला रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर जो मतलब जैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन आया था वो ये था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को खर्च करती है। जो भी चार्ज बॉडी मूव करेगी वो अपनी एनर्जी खर्च करेगी। तो एनर्जी खर्च करने के नतीजे में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और जिस वक्त उसकी एनर्जी जीरो होगी उस वक्त इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? पहला ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड साहब पर यह था। दूसरे ऑब्जेक्शन की बात करें तो दूसरा ऑब्जेक्शन जो रदरफोर्ड साहब पर था वो ये था कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन एटम सो इट मस्ट फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? कंटिन्यूअस आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन न्यूक्लियस, इन एटम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन न्यूक्लियस, सॉरी इन एटम, कंटिन्यूसली इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो एटम का स्पेक्ट्रम जो आना चाहिए, यानी कि जो एटम के इस तरह से कलर फॉर्मेशन आनी चाहिए वो कंटिन्यूस आनी चाहिए, कंटिन्यूस कलर आना चाहिए स्पेक्ट्रम। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं आता, बल्कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है भाई? ये दो सवाल थे जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर उठे थे, जिसके जवाब बाद में बोहर ने दिए। ठीक है ना? तो ये वो दो डिफेक्ट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर के एटॉमिक मॉडल की। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली जो बात की है बोहर ने, वो बड़ी एक सिंपल सी बात की है। बोहर ने कहा कि भाई एटम जो है ना वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रहते हैं। अब ये फिक्स सर्कुलर पाथ क्या है? देखो, किसी भी जो सर्कुलर कोई भी बॉडी होती है, उस सर्कुलर बॉडी के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है ना? अब इसी तरीके से एटम का जो सेंटर है न्यूक्लियस, उसके सेंटर से लेकर उसके शेल तक के फासले को न्यूक्लियस, उसके शेल तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप बोलो सर ये दो दो रेडियस, भाई जहां पर एक से ज्यादा रेडियस होते हैं ना वहां पे रेडियस की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियाई। दो मरतबा आई लिखते हैं, रेडियाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियस से लेकर पहले शेल तक का फासला रेडियस 1 है, न्यूक्लियस से लेकर दूसरे शेल तक का फासला रेडियस 2 है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कहीं तीसरा शेल होता तो न्यूक्लियस से लेकर उस तीसरे शेल तक का जो फासला होता वो रेडियस 3 होता। ठीक है ना? तो रेडियस तो इस तरीके से हमारे पास दो तीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर रेडियस 1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी तो वो 5 सेंटीमीटर बदलकर कभी 6 सेंटीमीटर हो जाए, कभी 7 सेंटीमीटर हो जाए, कभी 4 सेंटीमीटर हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। वो जो 5 सेंटीमीटर है जिंदगी भर वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। फिक्स सर्कुलर पाथ का मतलब ये है। इसी तरीके से अगर रेडियस 2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है तो वो 10 ही रहेगी, ना कभी 11 होगी, ना कभी 9 होगी, ना ये होगी कभी, ना ये होगी कभी। बात समझ में आ गई बेटा? फिक्स सर्कुलर पाथ।
जो बौर साहब ने बोला? जी सर। यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा जी, अगली बात जो बौर साहब ने की है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के ना एब्जॉर्बेंट होते हैं, ना ही रेडिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर emit energy until it is moving in a stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहता है तब तक वो ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि ये एक न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस एटम में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जिंदगी भर करता रहे, जिंदगी भर इस शेल में घूमता रहे, ना ही एनर्जी को ये रिलीज कर सकेगा ना ही एनर्जी को ये गेन कर सकेगा। ये कह रहा है बहुत। अगर ऐसा है तो वो जो रदरफोर्ड साहब के ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठा था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिरता, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर इसलिए नहीं गिरता भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ही उसकी एनर्जी जीरो होगी, और जब एनर्जी जीरो होगी तभी तो न्यूक्लियस पर गिरेगा। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ही नहीं कर रहा। बात कुछ समझ में आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? किसी को पता है स्टेशनरी का डिक्शनरी मीनिंग या लफ्जी मीनिंग पता है? सर एक जगह रहना। एक जगह रहना, वेरी स्टिल गुड। स्टिल होना, गुड। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह पर रुके रहना। तो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है बेटा जिसमें सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होती हैं। किसी एटम में सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्सेस इक्वल होती हैं किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में। अच्छा, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद है तुम लोगों को? पढ़ी है तुम लोगों ने मैट्रिक में? कुछ याद है तो बताओ जरा। सर सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है। ठीक है, इसी तरह ही है। अच्छा चलो ठीक। और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट फोर्स होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड फोर्स होती है। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो। मैं अगर एक धागे से एक पत्थर को बांध के गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑर्बिट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए एक सेंटर है मेरे हाथ में, एक डोर है, ये रही डोर, और इस डोर से मैं एक पत्थर को मैंने बांध दिया है और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरी रोटेशन चल रही है, सही, ये मेरी रोटेशन है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर घुमाते घुमाते ऐसा हो कि धागा टूट जाए तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? पत्थर कहाँ आएगा या कहाँ जाएगा? सर नीचे। नीचे गिरेगा, बहुत दूर जाएगा, सीधे नहीं, सीधा बहुत दूर जाएगा तब। दूर कहीं जाकर फिट जाएगा। ठीक है, ओके, यानी अगर ये धागा टूटा तो ये पत्थर कहीं ऐसे दूर चला जाएगा। सही हो गया, गुड। अच्छा, अब इस पत्थर के ऊपर दो तरह की फोर्सेस है बेटा। कौन कौन सी दो तरह की फोर्सेस हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, ये जो फोर्स इस पत्थर को सर्कल की तरफ रख रही है ना खींच कर,
ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इसको सर्कल से दूर की तरफ लेकर जा रही है, दूर धकेल रही है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल की तरफ खींच रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल से दूर लेकर जा रही है। ये हैं वो दो फोर्सेस बेटा, जो कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूम रही होती है ना, तो सर्कल पे घूमती हुई बॉडी के ऊपर ये दो तरह की फोर्स होती है। एक वो फोर्स जो सर्कल से उसे दूर ले जाना चाहती है, और एक वो फोर्स जो सर्कल के अंदर उसे रखना चाहती है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूर ले जाने वाली फोर्स ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? धागा टूट जाएगा, धागा टूट जाएगा वो बहुत दूर चले जाएगी और बॉल। पत्थर टूट जाके फेंकाएगा। ठीक है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाए बेटा तो? सर जो पत्थर होगा वो हमारी उंगली की तरफ आ जाएगा। उंगली की तरफ आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, अगर इन दोनों फोर्सेस का जो मतलब जो डायरेक्शन है, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हो, ना फ्यूगल ज्यादा हो ना तो पिटल कम हो, तो फिर क्या होगा? अपनी जगह पे रहेगा ये, जहाँ पे मतलब इसको बॉडी करेंगे। बॉडी सर्कल में ऑर्बिट करती रहेगी, घूमती रहेगी, ना जी सर्कल से दूर जाएगी ना सर्कल के अंदर आएगी। समझ गए? जी सर। तो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ ऑर्बिट वेयर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर इक्वल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इक्वल रहती हैं, ऐसे ऑर्बिट को, ऐसी चीज को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात? यस सर। कोई सवाल अभी तक जी या सर। कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एब्जॉर्बेंट एंड रेडिएंट। अच्छा जी, अब मान लीजिए कि एक एटम है जो अभी इस शेल में यहां मौजूद है, इस जगह। ठीक है, अच्छा, इस शेल की एनर्जी है 20 और इस शेल की एनर्जी है 40। ठीक है, अगर कहीं से मैं इस एटम को 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूं। अच्छा, एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उसकी एनर्जी उतनी ही होती है। अगर ये 20 वाले शेल में है तो इसकी एनर्जी भी 20 ही रहेगी। सही है ना? अच्छा, 20 की एनर्जी मैंने इस एटम को प्रोवाइड की। ठीक है, इस एटम को 20 की एनर्जी मैंने प्रोवाइड की, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वो 20 की एनर्जी गेन करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 की जगह क्या हो गई? 40। तो ये इलेक्ट्रॉन 20 वाले शेल में नहीं रह सकता, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा उस शेल में जिसकी एनर्जी 40 हो, और वो ये रहा। भाई ये मिसाल ऐसे ही है कि एक इंसान है, झोपड़ी में रहता है, अचानक से उसकी 50-60 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब सोचो, 50-60 करोड़ की लॉटरी जो लगी उस शख्स की, जो 50-60 करोड़ की लॉटरी लगी है एक शख्स की, तो वो जो 50-60 करोड़ की लॉटरी है, तो ये 50-60 करोड़ की लॉटरी के बाद क्या वो शख्स झोपड़ी में रहेगा या कहीं और चला जाएगा? क्या लगता है? सर कहीं और चले जाएगा, अच्छे से कहीं रह और जाएगा। चले जाएगा। भाई आलीशान घर लेगा सर, महल वहल बनाएगा वो तो फिर अपने लिए, क्योंकि वो तो तरसा हुआ है झोपड़ी में रहने वाला। तो भाई यही मिसाल कुछ यहाँ पर भी है कि इस इलेक्ट्रॉन की लॉटरी लग गई है 20 एनर्जी की। जैसे ही इसको वो लॉटरी लगी, ये छोटे घर से 20 के घर से निकलकर बड़े घर में चला गया 40। समझ में आई बात बेटा? जी सर। सही। अच्छा, अब दुनिया कहती है कि कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। दौलत, इंसान, रिश्ते, सब कुछ। तो अब ये दौलत भी इस इलेक्ट्रॉन के पास कायम न रह सकी, और ये दौलत भी इससे चली गई,
कुछ नुकसान हुआ, कोई बिजनेस बिजनेस किया, इसमें नुकसान हो गया, जो इसने जमा पूंजी लॉटरी के जरिए कमाई थी वो सारी की सारी लुट गई, 20 की एनर्जी निकल गई। अब क्या ये 40 वाले घर में रह सकते हैं जब इसकी 20 की एनर्जी कम हो चुकी है? नो नो सर, सर। अब ये 20 वाले शेल नो में सर। नहीं। जंप करके आ जाएगा नीचे वाले शेल में अपनी औकात के हिसाब से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब भी की और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट भी की या इमिट भी की। आप बोलो सर कि पागल वागल हो गए आप? पिछली स्लाइड में आपने कहा इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करता है ना रिलीज करता है, अब इस स्लाइड में आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी करता है लूज भी करता है। मतलब कोई एक फैसला कर लें उसके बाद पढ़ा लें। तो बेटा मैं अपनी पिछली बात से भी इनकार नहीं कर रहा और मैं अभी की बात से भी इनकार नहीं। देखो मैंने पिछली बारी में ये कहा था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है तब तक ना एनर्जी गेन करता है ना रिलीज करता है, जब तक एक शेल में रहता है। जब उसे मूव करना है दूसरे वाले शेल में तब तो वो एनर्जी गेन करेगा ना बेटा। जब उसे मूव करना है नीचे वाले शेल में तब तो वो एनर्जी लूज करेगा ना बेटा। जब मूव करना है तब एनर्जी गेन या लूज करेगा। जब तक एक शेल के अंदर घूमते रहने का सवाल है तो ना एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। कुछ पल्ले पड़ी? जी सर। ये जी समझा। सर। अब इसी पॉइंट से तुम समझो कि मैंने आपको वो समझाया था लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का। रदरफोर्ड पर ऑब्जेक्शन क्या था कि भैया इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों नहीं है, लाइन क्यों है? रदरफोर्ड पे ऑब्जेक्शन ये था। तो भाई इसलिए लाइन है बिकॉज देखो मैंने तुम लोग को स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना, मैं स्पेक्ट्रम की तरफ लेके जाता हूँ। एक एग्जांपल दी हुई थी ना, ये रही। अब इस एग्जांपल पे दोबारा से गौर करो। देखो जब लाइट के रास्ते में कोई नहीं था, लाइट सीधे सीधे गई प्रिज्म से टकरा के पूरा स्पेक्ट्रम दे दिया। जब लाइट के रास्ते में गैस आई तो गैस के एटम्स ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की प्रिज्म से टकराने के बाद वहां वहां आपको गैप नजर आया कि वहां वहां सर गैप पड़ गया, वहां पे कलर नहीं फॉर्म हुआ। फिर जब एटम्स ने बाद में वही एनर्जी रिलीज की तो आपको जहां जहां गैप पड़ा था वहां वहां कलर्स की लाइन नजर आई। ये भी लाइन स्पेक्ट्रम है, ये भी लाइन स्पेक्ट्रम है। ये एब्जॉर्प्शन था, ये एमिशन था। यानी कि स्पेक्ट्रम तब बन रहा है कि जब एनर्जी की वेव प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम देना चाह रही है। यहाँ पर भी प्रिज्म लगा हुआ है, सही है ना? जब एनर्जी की वेव्स प्रिज्म से गुजरकर स्पेक्ट्रम देना चाह रही है। अब जरा गौर करो, अब ये वाली जो मैंने केस तुम्हें समझाया, ये वाला, इस केस को समझो। इस वाले केस में क्या एनर्जी रिलीज हुई है? जवाब देना। ये वाले केस में इसकी बात कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हुई है, क्या हुआ है? एब्जॉर्ब हुई है। सर एब्जॉर्ब हुई है। वेरी इसे गुड। एब्जॉर्ब हुई। तो मुझे एक बात बताओ, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई क्या उसका स्पेक्ट्रम आने का कोई सवाल पैदा होता है? नो सर। नहीं ना। नो ठीक है। सर। अच्छा इस वाले केस में एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है? रिलीज हुई है। रिलीज हुई है। सर रिलीज हुई है। इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम आने का सवाल पैदा होता है? जवाब दो। जी सर। इसका स्पेक्ट्रम आएगा बेटा, क्योंकि रिलीज हो गई ना, तो अब ये स्क्रीन पे से गुजर सकती है, यानी इसको मैं प्रिज्म में से पास करके इसका स्पेक्ट्रम ले सकता हूँ। ये चीज कह रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ सर कि एटम का स्पेक्ट्रम सिर्फ तब आता है जब एटम एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे अब हम बात लिखते हैं, एटम्स गिव्स स्पेक्ट्रम। एटम सिर्फ तभी स्पेक्ट्रम देते हैं व्हेन दे रिलीज एनर्जी, जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। एटम स्पेक्ट्रम सिर्फ तब देते हैं जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं। जब वो एनर्जी रिलीज नहीं करते तो वो स्पेक्ट्रम देते भी नहीं है। आई बात कुछ समझ में? यस सर। ये चीज है, यस इस सर। वजह से एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइन होता है। हमेशा फॉर्म नहीं हो रहा होता, बल्कि कभी कभार फॉर्म हो रहा होता है।
क्लियर बेटा? कोई सवाल अभी तक? नो सर। अच्छा सर आपने इसको जी जी बेटा बोलिए। मैं सर एनर्जी दी तो एनर्जी ये सेकंड शेल वाला भी तो ले सकता था ना, हाँ बिल्कुल ले सकता था। तो फिर वो और दूसरे शेल में चला जाता हाँ वो अगर शेल हो ही ना तो। नहीं, वो इसके आगे के शेल में चला जाएगा, वो एटम से बाहर निकल जाएगा। अभी फिलहाल बात को समझने के लिए, सिर्फ इस बात को समझने के लिए हमने ये माना था कि एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन जो तुम सवाल कर रही हो कि अगर और एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा, तो जवाब यही है कि बेटा जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सारे एटम्स को एनर्जी मिलेगी, सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक को मिलेगी एक को नहीं मिलेगी। और सर अगर एनर्जी ऐसे हो जैसे ये 20 और ये 40 है, अगर हम 10 एनर्जी दें तो फिर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। मैं अगले पॉइंट पर आ रहा था और मैं इसी हवाले से डिस्कस करने वाला था, तो मुझे अगर तुम 5 मिनट दे दो तो शायद तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। ओके सर। और कोई सवाल है बेटा किसी का? नहीं? नहीं सर, वो जो मतलब कि अगर हम बहुत सारे शेल से होंगे तो अगर सबको एनर्जी मिलेगी, सब एक एक शेल आगे चले जाएंगे, तो जो सबसे लास्ट वाला मतलब कि लास्ट वाला शेल होगा न्यूक्लियस से पहले, तो फिर वो खाली हो जाएगा। हाँ हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सही। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? आगे चलूं? जी सर। अच्छा जी, लास्ट सर्कल विल बी एम्प्टी, कौन सा लास्ट सर्कल पाकिजा? मैं समझा नहीं आपको। अच्छा, अब एक और बात कही एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड बोहर ने। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अच्छा मोमेंटम से पहले, एंगुलर मोमेंटम से पहले मोमेंटम देखते हैं। फिजिक्स में मोमेंटम पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होता है मोमेंटम? तो बताएगा मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ भी इसका? P इज इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, और ये लीनियर मोमेंटम होता है। मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, ये होती है मोमेंटम की डेफिनेशन। यही पढ़ी है आप लोगों ने भी? यस सर। अच्छा, ये जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी, बेटा ये तो किसी ऐसी बॉडी के लिए जो लीनियरली मूव करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसके ऊपर तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फॉर्मूला सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की बॉडी के लिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली बॉडी के लिए। तो जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम है। फिजिक्स के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, फिजिक्स के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। और बोहर ने इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था, वो था NH अपॉन 2 पाई। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, MVR नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा। MVR जो फिजिक्स का फॉर्मूला है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो जनरल है, वो हर सर्कल में घूमने वाली बॉडी के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। लेकिन ये एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला निकाला था बोहर ने, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था, यानी कि स्पेसिफिक था ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन थे तो दोनों फॉर्मूलाज एंगुलर मोमेंटम के, तो दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करके हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया। अब इस फॉर्मूला से होता क्या है? इस फॉर्मूला से मान लो ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, और ये इसका तीसरा शेल। अब मान लो कि इसके पहले शेल की एनर्जी 20 है, दूसरे की 40 है, तीसरे की 60 है। अभी इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 15 की एनर्जी दूं,
तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? शायद कर ले। नहीं करेगा बेटा। क्यों नहीं करेगा उसका जवाब मैं अभी देता हूं। अच्छा, अगर मैं चाहूं कि यही 40 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अंदर से 15 की एनर्जी निकाल दे, तो क्या ये मुमकिन होगा? बताओ बेटा। नहीं सर। ये भी मुमकिन नहीं सर। नहीं होगा। सर रीजन क्या है? अभी तो आपने एनर्जी निकाल कर और गेन करके दिखाया था, अब आप मना कर रहे हैं फिर से। वही बात, पागल हो गए आप। नहीं बेटा, मैं पागल नहीं हुआ। इसको 20 की एनर्जी दो, ये गेन करेगा। इसमें से 20 की एनर्जी निकालो, ये रिलीज करेगा। 15 के लिए मना कर रहा हूं। पता है क्यों? 20 की ये गेन क्यों कर लेगा, फिर 20 की ये रिलीज क्यों कर देगा? रीजन पता है इसका? सर क्योंकि लास्ट शेल 20 का है इसलिए। उसकी वजह ये है बेटा कि सिंपल सी बात है ना, देखो इस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी है 40। अब ये 40 के शेल में इसकी एनर्जी है 40। अगर मैं इसे 15 की एनर्जी दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 55। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, क्या इस एटम में कोई शेल 55 का है? नो सर। नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ? कहीं नहीं रह सकता। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 40। अगर मैं इसमें से 15 की एनर्जी निकालूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 25। कोई 25 के शेल नजर आ रहा है क्या? नो सर। तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ? कहीं नहीं। समझ गए भाई? तो इलेक्ट्रॉन जी सर। उतनी ही एनर्जी गेन या रिलीज करेगा जिस हिसाब का शेल उसके अंदर मौजूद होगा। अगर उसके अंदर उस हिसाब का शेल मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन या रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है। हमारा आपने क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से जवाब मिल गया बेटा। जी सर। ये चीज है। अच्छा सर, इससे फायदा क्या है? भाई इससे फायदा ये है कि, अच्छा पहली बात तो आप इसे पहली बात तो ये सुन लो कि न्यूक्लियस होता है जीरो एनर्जी पर और इलेक्ट्रॉन रहता है एनर्जी लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है तो न्यूक्लियस पे गिरने का भी कोई चांस नहीं है। मिनिमम पॉसिबल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो 1 है। भाई जीरो एनर्जी क्या होती है? कुछ नहीं। जीरो मास, अगर मैं बोलूं बेटा 0 किलोग्राम, कुछ होगा? नहीं। अगर मैं बोलूं बेटा 0 लीटर, कुछ होगा? बोलोगे नहीं। अगर मैं बोलूं बेटा 0 मीटर पर सेकंड, बोलोगे कुछ होगा? बोलूंगा नहीं। जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जीरो वैल्यू तो कुछ भी नहीं होता। समझ गए? तो इसी तरीके से जीरो एनर्जी भी कुछ नहीं होती। इसलिए जो मिनिमम पॉसिबल किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती। और न्यूक्लियस पर एनर्जी जीरो होती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पर नहीं गिर पाता। और इलेक्ट्रॉन एक सफिशिएंट अमाउंट की ही एनर्जी गेन या रिलीज कर सकता है। इस वजह से जब वो पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है तभी स्पेक्ट्रम बनता है। इसी वजह से इसका लाइन स्पेक्ट्रम आता है, यानी कि कभी कभार आने वाला स्पेक्ट्रम, हर वक्त नहीं होता। और ये जो फॉर्मूला है MVR, इस फॉर्मूला की मदद से हम इलेक्ट्रॉन के इन शेल्स की एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया बेटा अब सब? शायद। यस सर। यस सर। ये है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। और बोहर के एटॉमिक मॉडल में फर्दर हमारे पास कुछ डेरिवेशंस हैं जो कल से इंशाल्लाह हम कल करेंगे और फिर हमारे आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। अच्छा जी,